गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन का वीडियो 26 पढ़ेंगे। देखो, वीडियो 26 में जो हम पढ़ रहे हैं वो है ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब ठोस को जब आप द्रव में डालते हो तो यहाँ ठोस होता है विलय, जिसको आप ठोस विलय कहोगे, और द्रव होता है विलायक, ठीक है, जिसको आप द्रव विलायक कहोगे। तो जब ठोस को आप द्रव में डालते हो तो ठोस द्रव में घुलने लगता है। तो ठोस का द्रव में जो घुलने की प्रवृत्ति है, इसी को घुलनशीलता या विलायता कहते हैं। तो अब सवाल ये उठा कि ठोस यदि द्रव में घुलेगा तो कौन कौन फैक्टर पर ये ज़्यादा मात्रा में घुलेगा कि कम मात्रा में घुलेगा। तो ठोसों की द्रव में विलायता को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। उसमें पहला कारक है विलय और विलायक की प्रकृति, जो हम 25वां वीडियो में 25 नंबर वीडियो में ये बातें पढ़ चुके हैं। 3 फैक्टर में से पहला विलय और विलायक की प्रकृति, जो 25वां वीडियो में पढ़े हैं। दूसरा फैक्टर है ताप का प्रभाव, तीसरा फैक्टर है दाब का प्रभाव। इस वीडियो में हम ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव पढ़ेंगे। आप जब नोट बनाएंगे इस टॉपिक का, जो 25वां वीडियो से नोट बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो दूसरा फैक्टर है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव अंग्रेजी में आप इसको लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। देखो, अधिकांश ठोस ऐसे होते हैं जिसको द्रव में डाल के ताप बढ़ाओगे तो उसकी घुलने की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाए, अधिक से अधिक ठोस घुलेगा। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको द्रव में डाल के ताप बढ़ाओगे तो वो ज्यादा घुलने का अपेक्षा कम घुलेगा। कहने का मतलब ये है अधिकांश ठोसों की द्रव में विलायता या घुलनशीलता, विलायता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ताप बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु कुछ ठोसों की द्रव में विलायता ताप बढ़ने पर घटता है। बस यही आपको लिखना है। अगर आपको पूछे कि ठोसों की द्रव में विलयता पर ताप का क्या इफेक्ट आता है, तो आप यही बात लिखोगे, अधिकांश ठोसों की द्रव में विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु कुछ ठोसों की द्रव में विलयता ताप बढ़ने पर घटता है। अब आपके मन में यह आता होगा कि सर कौन कौन ठोस है जिसको द्रव में डाल के ताप बढ़ा दे तो उसकी विलयता बढ़ने लगती है, वो ज्यादा घुलने लगता है, और कौन कौन ठोस है जिसको द्रव में डाल के ताप बढ़ा दे तो वो कम घुलने लगता है। तो इसको जानने के लिए आपको एक नियम याद करनी होगी, ली सातालीय का नियम। ली सातालीय के नियम में यह कहा गया कि जिस ठोस की घुलने की प्रवृत्ति उष्माशोषी है, उष्माशोषी का मतलब हुआ कि आपने ठोस को द्रव में डाला और उष्मा आपने देते गया, और वो जो विलयन बन रहा है वो उष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और वो ठोस अधिक से अधिक उस विलायक में, उस द्रव विलायक में घुल रहा है। तो उष्मा शोषी का मतलब होता है कि ठोस को द्रव में डालने पर
उष्मा हम दे रहे हैं, उष्मा अवशोषित हो रहा है, तो इसको उष्माशोषी कहते हैं। तो उष्माशोषी प्रक्रिया में क्या होगा कि जितना ज्यादा आप ताप डालिएगा उतना ज्यादा ठोस विलय द्रव में घुलते जाएगा, मतलब उस ठोस की विलयता बढ़ती जाएगी। अब उष्माक्षेपी का मतलब हुआ कि आप ठोस को द्रव में डाले हो और जैसे ही ठोस को द्रव में डाला तो उष्मा मुक्त होने लगा, तो उष्मा मुक्त होने की प्रक्रिया को उष्माक्षेपी कहते हैं। तो जिस ठोस की घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी होती है, ऐसे ठोस की ताप बढ़ने पर विलयता बढ़ता है, और जिस ठोस की घुलने की प्रक्रिया उष्माक्षेपी होती है, ऐसे ठोस की विलयता ताप बढ़ने पर घटता है। ये किसने कहा था? ली सातालिय ने कहा था। तो हम यहां नियम अप्लाई करेंगे। ली साते लिए के नियम से, ली सातेलिय के नियम से इन्होंने क्या कहा? तो हम 1 नंबर में लिख रहे हैं, जिस ठोस विलय लिख लो या पदार्थ लिख लो, जिस ठोस विलय के घुलने की प्रवृत्ति के घुलने की प्रक्रिया लिख लो, की प्रक्रिया, ये ली सातालिय कहता है कि जिस ठोस के घुलने की प्रक्रिया, किसमें घुलने की प्रक्रिया? द्रव में। जिस ठोस विलय के घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी होता है, ऐसे ठोसों की द्रव में विलायता या घुलनशीलता, द्रव में विलायता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। बस ये वाला पॉइंट पर नजर रखना है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पर, ठीक है। जिस ठोस विलय के घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी होगा, ऐसे ठोसों की द्रव में विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ता है। तो आपका ये वाला सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे NaCl, नमक है ये। अगर नमक को जल में डालकर टेम्परेचर बढ़ा दो तो अधिक से अधिक नमक जल में घुलेगा, तो हम कहेंगे यहां उष्माशोषी प्रक्रिया हो रही है। दूसरा है NH4Cl, तीसरा है NH4NO3, चौथा है KNO3 आदि कर दो। इतना ठो एग्जाम्पल जरूर याद रखोगे। ये सब जो ठोस है ये सब ठोस को जल में डाल करके टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये सब ठोस अधिक से अधिक मात्रा में जल में घुलने लगेगा, क्योंकि ये सब ठोस के लिए ये सब ठोस की घुलने की प्रक्रिया उष्माशोषी होती है। जैसे हम एक ठो आपको तोड़ के दिखाते हैं, जैसे NaCl है। NaCl मतलब नमक। आप यहां रिवर्सिबल का चिन्ह लगाओ, ये रिवर्सिबल का चिन्ह है, और इस NaCl को आप जल में घोल दो, H2O में घोल दो, और NaCl को जल में घोल करके टेम्परेचर बढ़ा दो। ये है टेम्परेचर का सिंबल जो आपको त्रिभुज की तरह दिख रहा है। NaCl को जल में डाल के टेम्परेचर बढ़ाओगे तो NaCl आयन में टूट जाएगा और जल में अधिक से अधिक मात्रा में घुलने लगेगा।
ये हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो और यहां क्या होगा कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, नमक जल में उतना ज्यादा घुलेगा, विलियन उतना ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये रिवर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि NaCl जल में डाल करके टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये उतना ज्यादा आयन में टूटते जाएगा, उतना ज्यादा ये जल में घुलते जाएगा। इसका मतलब ये प्रक्रिया जो हो रही है, ये जो गतिज साम्य है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। ठीक है, दूसरा बी नंबर हम लिख रहे हैं। बी नंबर, जिस ठोस विलय, जिस ठोस विलय के घुलने की प्रक्रिया लिख लो या मेथड लिख लो। प्रक्रिया उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी का मतलब हुआ कि आप ठोस को द्रव में डाल रहे हो, उष्मा मुक्त हो रहा है, और उष्मा यदि मुक्त हो रहा है तो इस प्रक्रिया को उष्मा क्षेपी कहते हैं। तो उष्मा क्षेपी होता है ऐसे ठोसों की द्रव में विलायता या घुलनशीलता, ताप बढ़ने पर घटता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? ताप बढ़ने पर घटता है। ठीक है, देखो, जिस ठोस विलय के, ये कौन कह रहा है? ली सातालिये कह रहा है। जिस ठोस विलय की घुलने की प्रक्रिया उष्मा शोषी होगा, ऐसे ठोस की विलयता ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, जैसे ये सब ठोस है। और जिस ठोस के विलय की घुलने की प्रक्रिया उष्मा क्षेपी होगा, मतलब ठोस को द्रव में डालो, उष्मा मुक्त होने लगा, उष्मा मुक्त होना को उष्मा क्षेपी कहते हैं। ऐसे ठोस की द्रव में विलयता ताप बढ़ने पर घटेगा, मतलब ऐसे ठोस को द्रव में डाल करके ताप बढ़ाओगे तो वो ज्यादा घुलने का अपेक्षा कम घुलेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, पहला है CaO। CaO क्या है जी? ना बुझने वाला चूना। दूसरा है CaCO3 आदि कर दो। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखेंगे। देखो बेटा, ये सब जो ठोस है ना, ये सब ठोस उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये सब ठोस उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पर काम करता है, और ये सब ठोस उष्मा शोषी अभिक्रिया पर काम करता है। या फिर आप कह सकते हो ये सब ठोस उष्मा क्षेपी होता है और ये सब ठोस उष्मा शोषी होता है। जैसे यहाँ रिएक्शन तोड़कर हम दिखाते हैं, जैसे CaO है, मतलब हम घोल के दिखाते हैं इसको। हम यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक ठोस को जल में घोल के दिखाते हैं। जैसे CaO है, ठीक है, इसको जल के साथ घोलो। जल को कैसे लिख सकते हो? HOH। अरे जल होता है ना H2O, तो H2O को आप ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। अब यहां पर डालो रिवर्सिबल का चिन्ह, ये हमने रिवर्सिबल का चिन्ह डाला। अब क्या किए हो? ये CaO क्या है? CaO जो है बेटा, ये ना बुझने वाला चूना है। ना बुझने वाला चूना, ना बुझने वाला चूना है ये। और HOH क्या है? जल है, ये जल है। अब देखो, अब बताओ कि यहां पर जब आपने ना बुझने वाला चूना को जल में डाले हो तो इससे क्या प्राप्त होगा? कौन सा विलयन प्राप्त होगा? तो देखो यहां कितने अल्कोहल है? एक अल्कोहल तो ये है, एक अल्कोहल ये है,
तो ये बन जाएगा CaOH2 और इस प्रक्रिया में यहां उष्मा मुक्त होगा। क्या होगा? उष्मा मुक्त होने लगेगा। तो अब क्या देख रहे हो? और ये जो आपको प्राप्त हुआ है विलयन, इस विलयन को कहते हैं बुझने वाला चूना। क्या कहते हैं? ये बुझने वाला चूना प्राप्त हुआ। बुझने वाला चूना, बुझने वाला चूना। तो देखो बाबू रे, आप जलता हुआ चूना को जल में डाले हो तो क्या मिला? बुझा हुआ चूना मिला। तो भैया जलता हुआ चूना को जल में डाले, बुझा हुआ चूना मिला, तो यहां उष्मा मुक्त हुआ कि उष्मा अवशोषण हुआ? उष्मा मुक्त न हुआ। तो ये प्रक्रिया उष्मा क्षेपी है। इस प्रक्रिया में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप जल में ठोस पदार्थ को डालते जाओगे तो उष्मा मुक्त होने लगेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने की कोई औचित्य है नहीं। तो हम कहेंगे कि यह प्रक्रिया उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। कैसे? तो अब क्या है कि यहां पर बुझने वाला, ना बुझने वाला चूना को जल में डाल रहे हो, बुझा हुआ चूना मिल रहा है आपको। इसका मतलब कि इस प्रक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जो बुझा हुआ, ना बुझने वाला चूना है, ये जल में ज्यादा घुलने का अपेक्षा कम घुलेगा। इसका मतलब ये प्रोसेस उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, रिवर्स प्रोसेस। गतिक साम्य को ये रिवर्स प्रोसेस में, रिवर्स डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो इस टाइप से आई होप कि आपने समझा होगा। तीसरा फैक्टर है दाब का प्रभाव। चलो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तीसरा फैक्टर आता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, अंग्रेजी में आप इसको कह सकते हो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। ठीक है, देखो ठोसों की द्रव में विलयता पर दाब का नगण्य प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है लेकिन कोई सार्थक इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ठोस और द्रव को दबाया नहीं जा सकता, और यदि ठोस और द्रव को नहीं दबा सकते हो तो समझो ठोस की द्रव में विलयता पर दाब का कोई सार्थक इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसमें आपको यह लिखना है, ठोसों की द्रव में विलायता या घुलनशीलता, विलायता पर, ठोसों की द्रव में विलायता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि रीजन क्या है? आप जवाब देंगे क्योंकि ठोस और द्रव दोनों असंपीडय होता है। क्या होता है? असंपीडय। असंपीडय मतलब हुआ जिसे दबाया नहीं जा सकता, असंपीडय होता है। बस आपको इतना ही लिखना है दाब के प्रभाव पर। मतलब ठोसों की द्रव में विलयता पर दाब का कोई सार्थक इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों असंपीडय होता है जिसे हम दबा नहीं सकते। तो आई होप कि आपने ये बात समझा होगा, ठोसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ने वाले हैं गैसों की द्रव में विलयता और उसको प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें आएगा हेनरी का नियम, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाला एग्जाम के लिए, 11-12 के एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछले साल राउल्ट का नियम पूछ चुका है। तो इसलिए इस बार हेनरी के नियम आने के मैक्सिमम चांस है। अगले क्लास में पढ़ेंगे।